हे गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो ट्रिपल एस आर्मी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने माइंड मैप सेशन में। तो इस लेक्चर में बेटा हम लोग रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इस चैप्टर का एक माइंड मैप डेवलप करने वाले हैं। आपके दिमाग में इस पूरे चैप्टर की एक समरी मैं बैठालने वाला हूं। इसके साथ ही साथ 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यानी कि ये सेशन बहुत ज्यादा हेल्पफुल है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। तो सभी लोग पूरे सेशन को देखिएगा शुरू से आखिरी तक। टेलीग्राम चैनल, इस कोड को स्कैन करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहीं पर आपको इसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगा। इसके बाद यहां पर देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग पढ़ेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये सारी चीजें यहां पर इस सेशन में हम लोग कवर करने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। देखो, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट रे व्हेनेवर इट इज इंसिडेंट ऑन अ स्मूथ शाइनी सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट इस तरह से किसी भी मिरर पर आती है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो जाती है, एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है। साथ ही साथ इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे ही सेम प्लेन पर लाई करते हैं। इसी को हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। फिर यहां पर रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर बता रहे हैं। अगर कोई भी इस तरह का कॉनकेव मिरर है बेटा, तो ये हमारा रेडियस होता है और फोकस इसके जस्ट मिडिल पॉइंट पर होता है। फोकल लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 होता है। एफ इज इक्वल टू आर बाई 2। फोकल लेंथ का मतलब पोल और फोकस के बीच का ये डिस्टेंस। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी अगर ये पोल है, ये सेंटर है, तो इसके मिडिल में यहां कहीं पर फोकस होता है। किसी भी कॉनकेव मिरर का फोकस रियल फोकस है। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है, क्योंकि वो मिरर के पीछे है, इसलिए वो वर्चुअल फोकस होता है। मिरर फॉर्मूला बहुत सिंपल है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सारी चीजों को साइन कन्वेंशन के साथ ही इस फॉर्मूले में आप लोग रखोगे, राइट। फिर उसके बाद आपसे मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं। मैग्निफिकेशन का मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको -v/u ऐसा भी लिखा जा सकता है। बाकी इसके और मैनिपुलेट करके फॉर्मूला बना सकते हो, दैट इज -f/u-f और f-v/f। लेकिन मैं यही आपसे कहूंगा, सीधे सीधे ये वाला एक फॉर्मूला और दूसरा फॉर्मूला, ये केवल इन्हीं दो फॉर्मूले को अपने दिमाग में रखिए। इन्हीं के बेसिस पर साइन कन्वेंशन यूज करते हुए मिरर का कोई भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। फिर बात आई सर, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। जब भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है, इसलिए बेटा लाइट अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। इसी फेनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी कहा जाता है। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में वही दो नियम होते हैं हमारे पास। सबसे पहला, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, राइट। उसके बाद दूसरा जो नियम होता है वो स्नेल्स लॉ के नाम से जाना जाता है कि भैया साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है हमेशा कांस्टेंट होता है, दैट इज n2/n1। इसी को बेटा आप v1/v2 के बराबर भी प्रूव कर सकते हो। इसी को λ1/λ2 के बराबर भी प्रूव कर सकते हो, राइट। ये बात ध्यान रखना, जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए या रिफ्लेक्ट भी हो जाए, दोनों ही कंडीशन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती है, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। जबकि रिफ्रैक्शन के केस में स्पीड चेंज होती है, वेवलेंथ भी चेंज होता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी किसी भी प्रोसेस में, फेनोमेना में बेटा यहां चेंज नहीं होती है जब तक सोर्स ऑफ लाइट चेंज ना हो जाए। फिर कह रहे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। इसका मतलब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई, रिफ्रैक्ट होकर के आई है, लेकिन अगर उसके रास्ते में एक परपेंडिकुलरली मिरर हम रख दें, एक प्लेन मिरर उस लाइट रे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रख दें, तो जिस पाथ से लाइट रे आता है उसी पाथ पर वो लाइट रे वापस चला जाता है। यानी कि 1n2 जो है उसको 2n1 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं। इसको आप अपने लैंग्वेज में सिंपली ऐसा लिख सकते हो, 1n2 इज इक्वल टू 1/2n1, राइट, समथिंग लाइक दिस। इधर 2 और इधर 1, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम। तो इस तरीके से इसी को प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। C/V के रेशियो को ही बेटा हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी को v लैम्डा भी लिख सकते हैं, सो इट इज लैम्डा इन एयर अपॉन वेवलेंथ ऑफ द लाइट इन दैट मीडियम, ऐसा भी लिख सकते हो। तो साइन आई बाई साइन आर का ये फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका था, वही वाला फॉर्मूला यहां पर मैनिपुलेट करके लिखा गया। फिर रिफ्रैक्शन थ्रू पैरेलल स्लैब। अगर हम लोग लाइट रे को एयर से ग्लास में और ग्लास से वापस एयर में डालें, तो होता क्या है कि लाइट रे जब ऐसे जाता है तो नॉर्मल की तरफ पहले बेंड होता है, फिर नॉर्मल से अवे बेंड होता है। बट ऑब्जर्वेशन ये कह रहा है कि जो इमर्जेंट लाइट है और ये जो इंसिडेंट लाइट रे है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, और इमर्जेंट लाइट बेटा
इस इंसिडेंट लाइट रे की डायरेक्शन से थोड़ा पीछे की तरफ शिफ्टेड है। जितना वो लाइट रे पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इसी को हम लोग बेटा यहां पर पैरेलल शिफ्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और कितना शिफ्ट होगा तो उसका फॉर्मूला हमारे पास है टी साइन I1 माइनस R1 अपॉन कॉस R1। ठीक है, ये जो टी होता है दैट इज थिकनेस ऑफ द स्लैब। ये जो स्लैब है इस स्लैब का थिकनेस टी माना जाता है। एंगल I1 बेटा ये वाला है, एंगल R1 हमारा ये वाला एंगल है। इसी एंगल के टर्म्स में यहां पर पूरा फॉर्मूला जो है डिराइव किया गया। तो आप चेक कर लो, टी साइन I1 माइनस R1 डिवाइडेड बाई कॉस R1। फिर बात आई सर नॉर्मल शिफ्ट। अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा पानी के या किसी भी लिक्विड के अंदर रखा है, तो यहां से जो लाइट रे ऐसे निकलेगी बेटा, क्योंकि डेंसर से रेयर जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो लाइट रे ऐसे जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाओगे, यहां कहीं पर उसकी इमेज बनेगी, यानी कि जो रियल ऑब्जेक्ट यहां रखा था उसकी इमेज यहां पर बनी है। तो इस ऑब्जेक्ट की जो रियल डेप्थ हमारी ये थी, ये उसकी सच में गहराई थी, लेकिन आपको केवल इतना ही फील होगा कि यार वो ऑब्जेक्ट तो यहीं पे हमें दिख रहा है। तो ये उसकी अपेरेंट डेप्थ कहलाती है। जितना वो ऑब्जेक्ट नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट दिखाई पड़ रहा है, उसी शिफ्ट को नॉर्मल शिफ्ट के नाम से हम लोग जानते हैं। नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला है टी टाइम्स 1 माइनस 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम। ठीक है, और ये हमारा क्या है, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी कि आप यहां पर ये कह सकते हो कि भाई जो अपेरेंट डेप्थ होता है वो रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विद रिस्पेक्ट टू एयर। ऐसा फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। फिर क्रिटिकल एंगल की बात कर रहे हैं, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए लाइट रे सरफेस के पैरेलल चली जाए, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसी को बेटा क्रिटिकल एंगल के नाम से जानते हैं। साइन IC अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। तो यहां से आप सीधे सीधे दिमाग में रख सकते हो कि भाई रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन IC इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। इस तरीके का फॉर्मूला हमें मिलता है। फिर बात आई सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो लाइट रे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक इन द सेम डेंसर मीडियम। यानी कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो लाइट रे डेंसर मीडियम में ही रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। इसी फेनोमेना को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से बेटा जाना जाता है। कंडीशंस फॉर TIR केवल दो कंडीशंस है। सबसे पहला, लाइट रे डेंसर से रेयर जानी चाहिए। दूसरी बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं तो वाटर एयर, ग्लास एयर, डायमंड एयर इंटरफेसेस के लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो 49 डिग्री, 42 डिग्री, 24 डिग्री होता है। यानी कि डायमंड और एयर का जो इंटरफेस होता है उसके लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू काफी कम है। यही कारण है कि जो भी लाइट रे एक बार डायमंड के अंदर बेटा एंटर कर जाती है, वो अंदर ही अंदर बार बार टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका होता रहता है। उस लाइट रे को जल्दी से बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता है। तो जहां से लाइट रे बाहर निकलती हुई दिखती है वही पॉइंट हमें चमकदार दिखाई पड़ने लगता है। फिर आया स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, यानी कि अगर लाइट कभी भी इस तरीके की सरफेस पर इंसिडेंट हो रहा हो जो कि एक स्फेरिकल सरफेस है, ये कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, लाइट रे N1 वाले मीडियम से N2 वाले मीडियम में जा रहा है, तो यहां पर सीधे सीधे फॉर्मूला होता है N2 अपॉन V माइनस N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 डिवाइडेड बाई R के बराबर। सारी चीजों को साइन कन्वेंशन के साथ रखिएगा। N2 और N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं। ठीक है, जो V है दैट इज इमेज डिस्टेंस, U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, R इज द रेडियस ऑफ दैट सरफेस। ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस है तो रेडियस राइट में है, पॉजिटिव होगा, इमेज राइट में दिख रही है तो पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, U जो होगा दैट विल बी नेगेटिव। ये बात ध्यान रखिएगा, साइन कन्वेंशन के साथ ही सारी चीजों को रखना है। फिर आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, डेरिवेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माइनस 1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। R1 और R2 की वैल्यू बेटा साइन कन्वेंशन के साथ रखिएगा। ये जो पहला सरफेस है इसका रेडियस राइट में है, पॉजिटिव होगा। दूसरा सरफेस इसका रेडियस लेफ्ट में है, इसलिए उसको हम लोग निगेटिव रखेंगे अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन। 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंसेज को देखें तो दो बेसिक लेंस हमारे पास है, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है कन्वर्जिंग लेंस भी कहलाता है, आने वाली लाइट रे को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करता है, जबकि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, आने वाली लाइट रे को डाइवर्ज करने का काम करता है। लेंसेज के थ्रू इमेज फॉर्म करने के लिए रूल्स आपको बता रहे हैं कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है वो फोकस से जाता है, जो लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पे आता है सीधे सीधे चला जाता है, जो लाइट रे फोकस पे आता है वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाता है।
बिल्कुल इसी तरीके के रूल्स यहाँ पर भी हैं। जो लाइट रे पैरेलल आएगा वो फोकस से डाइवर्ज होता हुआ लगेगा, जो सीधे सीधे ऑप्टिकल सेंटर पे आएगा वो सीधे चला जाएगा, जो लाइट रे फोकस की तरफ आने वाला होगा वो रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा। तो चाहे कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, इस तरह के रूल्स बेटा दोनों में अप्लाई किए जाते हैं। अब बात आया कोई भी लेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, और मैग्निफिकेशन के केस में v बाई यू या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस तरह का फॉर्मूला यूज किया जाता है। पावर किसी भी लेंस का जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ होता है, तो पावर इज एक्चुअली 1/f। फोकल लेंथ अगर मीटर में है तो 1/f, सेंटीमीटर में है तो 100/f। ये फॉर्मूला बेटा हम लोग यूज करने वाले हैं। फिर कह रहे हैं अगर किसी भी लेंस को किसी लिक्विड में हम लोग इमर्ज कर दें तो क्या होगा सर। देखो अगर लेंस को आप किसी भी लिक्विड में बेटा डालते हो तो वहां पे लेंस मेकर्स फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं। लेंस मेकर्स फॉर्मूला में 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द लेंस माइनस डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सराउंडिंग मीडियम जो कि जनरली लिक्विड है, -1 टाइम्स 1/r1 माइनस 1/r2। यानी कि ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखा जाता है ना लेंस मेकर्स फार्मूला में, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है बेटा उसको रखा जाता है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद आया कि भाई यहाँ पे नेचर बता रहे हैं, अगर लेंस किसी ऐसे मीडियम में बेटा डाला गया है जहां पर उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेंस से भी ज्यादा है, यानी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेंस से भी ज्यादा है तो लेंस का नेचर चेंज हो जाता है। कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह और कॉनकेव लेंस कॉन्वेक्स की तरह बिहेव करने लगता है। लेकिन अगर लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाल दो जहां पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर हो, तो ऐसे में लेंस डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। वहीं पर अगर लेंस को किसी ऐसे लिक्विड में डाला जाए कि जहां पर लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से कम है, तो फिर ऐसे कंडीशंस में नेचर चेंज नहीं होता, हाँ फोकल लेंथ जरूर जो है लेंस का चेंज हो जाता है, पावर भी लेंस का चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, एक लेंस को दूसरे लेंस के साथ ऐसे चिपका के रखा जाएगा तो कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, या पावर जो होगा दैट विल बी p1 प्लस p2। मैग्निफिकेशन बेटा ऐसे कंडीशन में मल्टीप्लाई हो जाता है m बराबर m1 मल्टीप्लाइड बाई m2। प्रिज्म की बात कर लें, प्रिज्म में क्या होता है, कोई भी लाइट रे जब इस तरीके से आती है, क्योंकि वो रेयरर से डेंसर जा रही है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगा लाइक दिस, ठीक है। अब ये वाली लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही है तो नॉर्मल से अवे हो जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा। दोनों ही कंडीशन में लाइट रे बेस की तरफ बेंड हो रही है, चाहे इधर देखें चाहे उधर देखें, ठीक है। इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको आप एंगल ऑफ इमरजेंस कह सकते हो, इसको रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म या सिंपली एंगल ऑफ प्रिज्म के नाम से भी जाना जाता है ए को, राइट। अब हमारे पास फॉर्मूले क्या है, R1 प्लस R2 जो है A के बराबर होता है। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है कि I1 प्लस I2 A प्लस डेल्टा, यानी एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस, राइट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है sin A प्लस डेल्टा m बाई 2 अपॉन sin A बाई 2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। फिर अगर मान लो प्रिज्म हम बहुत छोटे एंगल का मान लें तो यहाँ पर मिनिमम डेविएशन का जो एंगल है वो n-1 टाइम्स a के बराबर होता है। ऐसा तब लगाते हैं जब प्रिज्म का एंगल 10 डिग्री से कम हो। फिर यहाँ पर एक ग्राफ बनाया गया जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और डेविएशन के बीच का है। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाना शुरू करते हो तो डेविएशन घटते 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 एक जगह पर मिनिमम होता है, उसके बाद फिर से बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ मिल जाता है कि भाई डेविएशन कहाँ पर मिनिमम है। डेविएशन की वैल्यू मिनिमम तब मिलती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 जो है वो I2 के बराबर हो जाए, R1 जो है R2 के बराबर हो जाए। उन कंडीशंस में यानी I1 I2 और R1 R2 के बराबर जब हो जाएगा तो यहाँ वाले पॉइंट पर जो डेविएशन मिलेगा वो मिनिमम मिलेगा। इसी मिनिमम डेविएशन के लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। फिर बात आई सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप सिंपली एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो कि एक कंडीशन में वर्क कर रहा है कि ऑब्जेक्ट फोकस के अंदर रखा है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फोकस के अंदर, बेटा ये फोकस है, इसके अंदर अगर ऑब्जेक्ट रखा होता है, पैरेलल लाइट रे लाते हैं, फोकस से ले जाते हैं, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे जाएगी, पीछे की तरफ बढ़ाओगे, यहां कहीं पर एक वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर इमेज हमारा इंफिनिटी पे बना है तो फॉर्मूला d/f है, अगर इमेज आपका 25 सेंटीमीटर पे बना है तो 1 प्लस d/f। केवल यही दो फॉर्मूले होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर उसके बाद कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात करते हैं जिसमें दो लेंसेज होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव है एक आईपीस है। ऑब्जेक्टिव आंख के पास होता है और आईपीस आंख के पास होता है और ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्ट के पास में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा छोटा सा, ठीक है, पैरेलल लाइट रे आएगी, फोकस से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधे जाएगी, यहाँ कहीं पर एक रियल इन्वर्टेड
मैग्नीफाइड इमेज का फॉर्मेशन होगा, और ये जो आई पीस है दैट विल बी सिंपली बिहेविंग लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो अब ये क्या करेगा, इस वाली इमेज को और ज्यादा मैग्नीफाई करने की कोशिश करेगा और ये फाइनल इमेज बन जाएगी, राइट। अब बात आई कि सर अगर फाइनल इमेज हमारा इन्फिनिटी में बना है तो फॉर्मूला क्या होगा, तो माइनस का वीओ अपॉन यूओ डी अपॉन एफ ई, इसी को माइनस एल अपॉन एफ ओ डी अपॉन एफ ई लिख सकते हैं। और अगर यही फाइनल इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर पे बन जाए, माइनस वीओ अपॉन यूओ वन प्लस डी अपॉन एफ ई, या माइनस का एल अपॉन एफ ओ वन प्लस डी अपॉन एफ ई, इस तरीके का फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर एल क्या है, एल का मतलब होता है लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। किसी भी माइक्रोस्कोप के लेंथ का मतलब होता है बेटा उसके दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस, राइट। जो कि यहां डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो दैट इज वी ओ प्लस यू ई, ऐसा हम लोग कह सकते हैं लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप। बिल्कुल इसी तरीके से एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है जिसका काम है किसी दूर की चीज को मैग्नीफाई करके देखना, क्योंकि दूर की चीज है तो छोटी दिख रही है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो आने वाली लाइट रेस पैरेलल होती हैं, वो फोकस के नीचे कहीं जाकर कन्वर्ज होती हैं, और ये जो इमेज बनी है रियल है, इन्वर्टेड है, हाईली डिमिनिश्ड इमेज बन रही है, ये इमेज इस वाले आईपीस के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करती है और वो उसको मैग्नीफाई करने का काम करता है। तो फाइनल इमेज के दो फॉर्मूले हैं, माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट यानी कि इन्फिनिटी पर इमेज बनी है, वहीं पे अगर इमेज आपकी 25 सेंटीमीटर पे बनी है तो माइनस का एफ ओ अपॉन एफ ई वन प्लस एफ ई अपॉन डी, ऐसा फॉर्मूला बेटा मैग्नीफाइंग पावर का लगाया जाता है। कैसे ग्रेन की अगर मैं बात करूं तो ये एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है जिसका ये रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई फॉर्मूला वगैरह इसमें आपको नहीं करना है, ठीक है, केवल ये रे डायग्राम आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। अब आते हैं कि भाई इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में सर क्या पूछा गया। हम लोगों ने लगभग 16-17 मिनट में ये रिवाइज किया कि चैप्टर में क्या क्या चीजें थी, ठीक है। देखो माइंड मैप लेक्चर में कोई चीज डिटेल में नहीं पढ़ाई जा रही है, आपको डेरिवेशन नहीं कराया जा रहा, माइंड मैप का पर्पस क्या है वो समझ लो। माइंड मैप लेक्चर का पर्पस ये है कि जब आपने बोर्ड एग्जाम देने आपको कल जाना है, ठीक है, या आप सुबह सुबह बोर्ड एग्जाम वाले दिन सो करके उठे, अब आपने सोचा लाओ यार सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर लें, कहां से रिवाइज करें, तो उस दिन आपका ये माइंड मैप लेक्चर सबसे ज्यादा काम में आएगा, क्योंकि 15 से 20 मिनट के अंदर आपके सामने से सारे फॉर्मूले देखो आपको मैंने समझाए हैं, राइट। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि पीक टाइम पर ये लेक्चर आपके बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। इसके बाद सर अब जो हम लोग क्वेश्चन करने चल रहे हैं, ये जो पीवाईक्यूज कर रहे हैं, ये कब काम में आएगा, ये प्रैक्टिस आप लोग अभी से कर सकते हो कि भाई चैप्टर को आप एक बार पढ़ के आओ, तो यहां माइंड मैप से पहले 15 मिनट में उसको खड़ाखड़ रिवाइज करो, उसके बाद आप इन पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो, राइट। क्वेश्चन असर्शन में कह रहे हैं प्लेन और कॉन्वेक्स लेंस कैन नॉट प्रोड्यूस रियल इमेज अंडर एनी सर्कमस्टेंस, बेटा गलत है, बना सकता है। कह रहे हैं वर्चुअल इमेज कैन नॉट सर्व एज अ ऑब्जेक्ट टू प्रोड्यूस अ रियल इमेज, ये पॉइंट भी गलत है, यानी असर्शन भी गलत है, रीजन भी गलत है, दोनों ही गलत है यहां पर, तो डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया है। देखो बेटा प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, रियल इमेज भी बना सकता है, कन्वर्जिंग लाइट रेज आप उसके ऊपर ले आओ, रियल इमेज बनाकर रख देगा। अब बात आई यहां पर कोई भी एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर के बराबर है, इट इज मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। ये हमारा लेंस है, इस लेंस का ये वाला जो सरफेस है ना, इसकी रेडियस की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहली बात, क्योंकि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस था, है ना, और जब भी इस तरह का नेमिंग करते हैं तो मैं क्या करता हूं, राइट वाली सरफेस का नेमिंग मैं पहले करता हूं, तो मैं इसको प्लेन मान रहा हूं, इसको कॉन्वेक्स मान रहा हूं, राइट। तो इस तरह का लेंस बेटा हम लोग बनाएंगे। अब इसके लिए लेंस मेकर्स फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स -1, 1/r1 - 1/r2। फोकल लेंथ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.4 के बराबर, 1/r। देखो पहला जो सरफेस था वो ऐसा सरफेस था, इसका रेडियस राइट में होगा इसलिए मैंने उसको पॉजिटिव रखा है, ठीक है। दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस है जिसका रेडियस इंफिनिटी होता है, तो उसको एज इट इज हमने यहां पे रख दिया। सॉल्व किया, रेडियस की वैल्यू 6.4 सेंटीमीटर निकल कर आ गई। कैलकुलेशन को बेटा चेक कर लेना, जल्दबाजी में हो सकता है कहीं कोई कैलकुलेशन गलत हो, बट कॉन्सेप्ट की गलती कहीं भी नहीं हो सकती, वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट होगा। फिर बात आई एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40 सेंटीमीटर, फाइंड द पोजीशन एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज। ये 2 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा 2024 के एग्जाम में, ये क्लास 10th का क्वेश्चन है यार। किसी भी कॉनकेव मिरर में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा नेगेटिव भी लेते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, ऐसा मिरर होगा तो रेडियस लेफ्ट में होगा, इसलिए रेडियस की वैल्यू भी निगेटिव है, -40 है। रेडियस का बाई 2 करते हैं तो वहां से फोकल लेंथ आता है। अब
देखो फोकल लेंथ पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, तो आप मिरर फॉर्मूला लगाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। जैसे ही इसको लगाओगे, सिंप्लीफाई करोगे, आपको इमेज डिस्टेंस मिल जाएगा -60 सेंटीमीटर। फिर बोला मैग्निफिकेशन भी बता दो भैया, तो माइनस का v/u होता है मिरर के लिए। तो सारी चीजों को साइन कन्वेंशन के साथ उठा करके जैसे रखोगे, मैग्निफिकेशन -2 आएगा। देखो मैग्निफिकेशन का निगेटिव होना शो करता है कि इमेज हमारी इन्वर्टेड है, और इन्वर्टेड इमेज हमेशा रियल होती है। साथ ही साथ अगर ये वैल्यू 2 आई है, यानी 1 से बड़ी वैल्यू आई है, तो इमेज कैसी है, मैग्नीफाइड है। 2 का मतलब इमेज दो गुनी मैग्नीफाइड इमेज है। ऑब्जेक्ट छोटा था तो इमेज उसकी दो गुनी बड़ी इमेज का फॉर्मेशन यहां पर हुआ है, तो रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, कहां बनी है, 60 सेंटीमीटर पे, मैग्निफिकेशन -2। फिर यहां पर देखो एक क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे हैं लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई टू सर्फेसेज विद वन और मोर both surfaces being spherical. Focal length of the lens is determined by the radius of curvature of the two surface. मतलब ये आपको theoretical दिया, 4 नंबर में एक्चुअली देखो क्या पूछा गया है, मैं आपको बताऊं। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ लो। ये आपका पैराग्राफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, ये वो है, केस बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो इसके पहले क्वेश्चन पर आते हैं सीधे सीधे। पहला क्वेश्चन है, डबल कॉन्वेक्स लेंस with each face having same radius of curvature is made of the glass of refractive index n, its power is। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर आया है, इस साल भी आने के चांसेस है कि अगर कोई भी इस तरीके का बेटा लेंस रखा हुआ है, डबल कॉन्वेक्स लेंस, मतलब इसका दोनों सरफेस जो है वो कॉन्वेक्स है, राइट। तो इस तरह का सरफेस है। अब देखो पहला सरफेस का रेडियस राइट में है, इसलिए उसको मैंने पॉजिटिव लिया, दूसरी सरफेस का रेडियस लेफ्ट में है, इसलिए मैंने उसको निगेटिव लिया है। बाकी सीधे सीधे लेंस मेकर्स फॉर्मूला में लगा दो, 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2। आगे रखोगे, पावर की वैल्यू आ जाएगी n-1 2/r के बराबर। देख लो, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया, 2 टाइम्स n-1 डिवाइडेड बाई r। अगला क्वेश्चन है बेटा, कह रहे हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर p with each face having same radius of curvature is cut into two parts perpendicular to the principal axis। देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, तो इसके परपेंडिकुलर यानी ऐसे काटा गया। जब ऐसे काटोगे तो एक पार्ट ये होगा, एक पार्ट ये होगा। हमसे कह रहे पावर ऑफ द वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी। अगर आप इस लेंस को ऐसे काट दोगे, ऐसे काटोगे, तो भाई पावर क्या होगा। देखो अभी पावर की पहले बात करो तो लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि सर 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 -1/r2, यानी अभी पावर की ये वैल्यू है, राइट। 1/f को ही मैंने p लिख दिया पहले से यहां पे, तो अभी पावर की ये वैल्यू है जब लेंस ऐसा था। जैसे ही इसको ऐसे काटोगे, प्लेनो कॉन्वेक्स बनेगा, तो n-1, ये वाला सरफेस का रेडियस राइट में है तो मैंने पॉजिटिव लिया है, और ये वाला सरफेस प्लेन है तो इसका रेडियस मैंने इन्फिनिटी लिया है। ठीक है, तो इसको जैसे ही देखा तो पावर की ये वैल्यू आई। देखो पहले पावर में 2 लिखा था, इसमें 2 नहीं है, यानी कि ये वाला जो पावर है वो पहले वाले पावर का क्या हो गया, आधा हो गया है। तो अभी जो पावर है वो कैसा हो गया बेटा, दैट हैज बिकम हाफ। अभी जो पावर है वो आधा हो गया। अगला देखो, कह रहे हैं कि अगर सेम लेंस को मैं ऐसे बीच से काटूं और इस तरीके से जोड़ दूं तो क्या होगा। तो भाई देखो, अगर आप लेंसेस को इस तरीके से जोड़ते हो तो वहां पे पावर की अगर मैं बात करूं तो पावर ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, इसका भी पावर आधा, उसका भी पावर आधा, दोनों का पावर आधा आधा हो जाएगा ना। दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल पावर की वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि आपने उनको कंबाइन कर दिया है, राइट। फिर आगे की बात करते हैं, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर विद ईच फेस हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर इज कट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस। इस बार हम लोगों ने क्या किया कि लेंस ऐसा था, उसको ऐसे काटा और इन दोनों पार्ट्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया। देखो जब आप ऐसे काटते हो ना बेटा, तो ना तो पावर पे कोई फर्क पड़ता है, ना तो फोकल लेंथ पे कोई फर्क पड़ता है। इसका भी अपना पावर p है, इसका भी अपना पावर p है। जब दोनों का पावर p है तो टोटल पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2p हो जाएगा। तो इस चीज पर बेस देखो क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन और ऑप्शन में दिया गया, हमसे कह रहे हैं दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, एक का फोकल लेंथ 60 सेंटीमीटर और एक का 20 सेंटीमीटर है, दोनों को हमने कांटेक्ट में रख दिया है। इफेक्टिव फोकल लेंथ या इफेक्टिव पावर बता दो। तो बेटा सीधा सीधा जब आप लेंसेज को कांटेक्ट में रखते हो तो पावर का फॉर्मूला या फोकल लेंथ का फॉर्मूला यही होता है, क्लास 10th से पढ़ते आ रहे हो, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। सीधे सीधे लगा दो, पावर की वैल्यू निकाल दो। पावर क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, तो इसी को मैंने पावर लिख दिया है। सर 100 कहां से आया भैया, जब सेंटीमीटर में होता है तो 100/f हो जाता है ना। तो 100/60 प्लस 100/20 दोनों सॉल्व कर लो। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि दोनों ही कॉन्वेक्स है इसलिए दोनों का फोकल लेंथ कैसा है, पॉजिटिव है, खड़ाखड़ सॉल्व कर डालो। तो आपका इफेक्टिव पावर आ गया 6.6। फिर एक क्वेश्चन है, यहां पर हमसे कह रहे हैं कि भाई प्रिज्म वाला डेरिवेशन करने को बोल रहे हैं तो उसको करिएगा, फिर ये इसको बोल रहे हैं डिराइव करो, ठीक है करना। इस वाले क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया आपके लिए। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। इफ द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60, बेटा रिफ्रैक्टिंग एंगल का मतलब क्या होता है, दैट इज एंगल ऑफ प्रिज्म।
ए वाला एंगल जो है उसी को रिफ्रैक्टिव एंगल बोल देते हैं। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन पूछ रहा है, तो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, एंगल ऑफ प्रिज्म दिया है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। यहाँ पर सारी वैल्यू आप उठा के डालेंगे तो केवल डेल्टा एम अननोन है, इसको सॉल्व कर लेंगे, डेल्टा एम की वैल्यू जो है वो निकल करके आ जाएगी, दैट विल बी 30 डिग्री। फिर हमसे कह रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस भी बता दो। भैया किसी भी प्रिज्म के लिए आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू होता है ना, ए भी पता है, डेल्टा एम भी पता है, सारी वैल्यू उठा के रखोगे 45 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंस निकल कर आ जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखो 5 नंबर में पूछा गया। यानी कि रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर से यार देखो तुम्हारे लिए लॉन्ग क्वेश्चन तैयार किया जा सकता है, समथिंग लाइक दिस, इस तरीके का। फिर यहां पर अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, 2-2 नंबर के क्वेश्चंस पूछे गए हमसे। कह रहे हैं मोनोक्रोमेटिक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें पता है, पासेस फ्रॉम एयर टू मीडियम, एयर से किसी मीडियम में लाइट रे जा रहा है, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। कह रहा फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट है उसका वेवलेंथ बता दो। देखो यार सबसे पहली बात, लाइट रे जब भी एयर से किसी मीडियम में जाता है, ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, रिफ्लेक्टेड लाइट का वेवलेंथ निकालो। वेवलेंथ कैसे मिलेगा, v बराबर एफ लैम्डा होता है, वेलोसिटी हमें पता ही है, राइट, और हमें फ्रीक्वेंसी पता है, वेवलेंथ निकालना है, तो वेवलेंथ बराबर वेलोसिटी बटे फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 8, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है 5 इंटू 10 की पावर 14, दोनों डिवाइड किया बेटा तो वेवलेंथ आ गया। ये वेवलेंथ है उसका ओरिजिनल एयर में। अब जब आप उसको एयर से मीडियम में ले जाओगे तो वही वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाता है। कभी भी लाइट रे एक मीडियम से दूसरे में जाती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, तो बेटा वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाएगा। यानी कि जो अभी वेवलेंथ है उसमें 1.5 डिवाइड करेंगे तो 0.4 इंटू 10 की पावर -6 मीटर निकल आएगा। फिर हमसे कह रहा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ द फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर इज मेड ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिस, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंस। तो ठीक है, तो रेडियस पूछ रहा है यार, सिंपल सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगा दो, लेंस मेकर्स फार्मूला, राइट, वो भी प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, मैं आपको बता ही चुका हूं। प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा लेंस होता है बेटा, ये वाली जो सरफेस है इसका रेडियस पॉजिटिव होगा, इसका रेडियस इनफाइनाइट होगा, देख लो आप चेक करके, इसका रेडियस पॉजिटिव रखा है, इसका इनफाइनाइट रखा है, बस हो गया खड़ाक से सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखो, 1 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे हैं द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज नेगेटिव। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, किसी भी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर क्या होता है, माइनस का एल अपॉन एफ ओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई। कह रहे फाइनल इमेज इज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में फाइनल इमेज कह रहे हैं इरेक्ट है, तो वो गलत है यार। तो असर्शन सही है हमारा, लेकिन रीजन जो है वो हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस है जिसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, फाइंड इट्स फोकल लेंथ व्हेन इट इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड। कोई भी लेंस को बेटा लिक्विड में डालने की बात कर रहे हो, तुरंत लेंस मेकर्स फार्मूला लगाना। फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जब एयर में है तो यहां पे एयर का रखा जाएगा, जब लिक्विड में डालोगे तो वहां पे लिक्विड का रखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना, राइट। यही वाला फॉर्मूला लगा दो। तो हमने लगाया भाई कि जब लेंस एयर में था 1/fa बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू एयर -1 टाइम्स दिस। जब उसको लिक्विड में डाला गया तो फोकल लेंथ लिक्विड में हो जाएगा, उसका अलग हो जाएगा कुछ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, यानी कि इस बार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। जैसे ही दोनों डिवाइड करोगे ये पूरा टर्म आपका खत्म हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, फोकल लेंथ लिक्विड में उसका निकल आएगा। यानी कि जो लेंस हमारा 1.51 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का था, जब उसको 1.65 वाले लिक्विड में डाला गया, आप चेक करो, 1.5 वाले लेंस को 1.65 वाले मीडियम में जब डाल दिया तो उसका नेचर चेंज हो गया, कॉन्वेक्स लेंस कॉनकेव की तरह बेटा बिहेव करने लगा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सेम क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से निकालना। इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बेटा एक बार फिर से करना ईमानदारी से, मैं गारंटी से बोल रहा हूं इस लेक्चर से आपको बहुत फायदा मिलेगा आपके अपने बोर्ड एग्जामिनेशन, राइट, इसी बार के बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला देखो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट प्रोपगेट्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये फिर से वही केस बेस्ड वाला क्वेश्चन है, तो सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे फॉर अ इंसिडेंट रे एट क्रिटिकल एंगल द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। देखो क्रिटिकल एंगल का मतलब ही यही हुआ कि लाइट रे ऐसे एंगल पर इंसिडेंट हो रही है जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है, राइट। तो यहां पर आंसर क्या हुआ हमारा, सीधे सीधे 90 डिग्री। अगला कह रहे हैं रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट इन वाटर ऑन द वाटर एयर इंटरफेस एट एन एंगल लेस देन क्रिटिकल एंगल। अगर एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो वहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। अब लाइट रे अगर एयर से वाटर में जा रहा है तो कह रहे हैं भैया वेवलेंथ ऑफ द रिफ्रैक्टेड रे बता दो। जब लाइट रे एयर से किसी भी मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टाइम्स कम हो जाता है। अभी वेवलेंथ कितना है, 600 नैनोमीटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 4/3, जैसे डिवाइड करोगे 450 नैनोमीटर आएगा, दैट इज योर आंसर।
राइट। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर डायग्राम बड़ा साफ साफ हमें गिवन है, ठीक है, सीधे सीधे स्नेल्स लॉ लगाना था। ये एंगल 30 है बेटा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 हो जाएगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 दिख रहा है। सीधे सीधे लगा दो यार इसके लिए। साइन आईसी बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, रेयरर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर मीडियम, ऐसे होता है ना, बिल्कुल वही चीज हमने यहाँ पे उठा के लगाया। तो इससे हमें सीधे सीधे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल गया है 2 अपॉन √3 के बराबर। देखना, एक नंबर का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सॉल्व है, ट्राई करिए आप। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहे टू मीडिया ए एंड बी आर सेपरेटेड बाई अ प्लेन बाउंड्री। दो मीडियम है, एक ए है एक बी है, प्लेन बाउंड्री से सेपरेटेड है। स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम ए एंड बी इज दिस एंड दिस। ए में स्पीड इतनी है, बी में स्पीड इतनी है, तो बेटा ए में स्पीड बी में स्पीड, ऑब्वियस है जिसमें स्पीड ज्यादा है वो तुम्हारा रेयरर मीडियम है, जिसमें स्पीड कम है वो तुम्हारा डेंसर मीडियम है। फिर कह रहा है क्रिटिकल एंगल बता दो, यहां पे क्या होगा। तो यार क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, साइन आईसी इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो डेंसर कौन है, ए वाला, रेयरर कौन है, बी वाला, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए चाहिए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो कैसे निकालोगे, सीधे सीधे आप यहां से निकालोगे, क्योंकि आपको स्पीड गिवन है दोनों मीडियम्स में। तो सबसे पहले स्नेल्स लॉ क्या कहता है यार, सीधे सीधे कहता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम बी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए इज इक्वल टू स्पीड इन द मीडियम ए अपॉन स्पीड इन द मीडियम बी। राइट, तो जैसे दोनों को डिवाइड करोगे बेटा 4/5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, वही हमारा 4/5 सीधे सीधे आंसर हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में डाउट होने के चांसेस बहुत है, बहुत सारे बच्चों का आंसर 5/4 आ रहा होगा। ठीक है, ध्यान से इसको समझो, राइट, ध्यान से इसको समझो, आंसर आपका एग्जैक्टली करेक्ट आएगा। अगला एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत प्यारा है, आसान भी है। कह रहे हैं फिगर शोज द पाथ ऑफ द लाइट रे थ्रू ट्रायंगुलर प्रिज्म, इन दिस फेनोमेना द एंगल थीटा इज गिवन बाई। देखो एक ऐसा डायग्राम दिया था बेटा, उसमें ये वाला एंगल थीटा था, अब ये थीटा होगा, ठीक है, और लाइट रे ऐसे यहाँ पे ऐसे जा रही है, ये नॉर्मल हमने बनाया, ये भी हमने नॉर्मल बनाया, और फाइनली लाइट रे ऐसे चली गई है। राइट, अगर लाइट रे सरफेस के पैरेलल ऐसे गई है, इसका मतलब ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल रहा होगा। अब ये क्रिटिकल एंगल है, ये 90 है, तो ये भी 90 है, ठीक है, ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस आईसी। कैसे पता चला सर, देखो इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है बेटा, अगर ये 90 है तो ये भी 90 ही होगा। अब ये आईसी है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना बचा, दैट इज 90 माइनस आईसी। अब इसी के लिए हमने क्या किया, साइन आईसी की वैल्यू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, सबको पता है। राइट, अब हमने यहाँ पे क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट लगाया कि भैया साइन थीटा, सॉरी रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ का कॉन्सेप्ट लगाया कि साइन थीटा बटे साइन 90 माइनस आईसी इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन। ठीक है, तो ये साइन 90 माइनस आईसी क्या हो जाएगा, कॉस आईसी। कॉस आईसी की वैल्यू तुम यहां से निकाल लो, अगर साइन आईसी पता है तो कॉस आईसी कितना होगा, 1 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर आईसी, उसको उठा के रख दो, बस तुम्हारा ये एंगल थीटा निकल आएगा। दैट इज योर ऑप्शन नंबर 1। एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं ड्रॉ लेवल डायग्राम ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सबसे पहली बात, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का आप लेबल्ड डायग्राम बनाइएगा। ठीक है, फिर क्वेश्चन देखो, उसने न्यूमेरिकल किस में पूछा, टेलीस्कोप में पूछा। डायग्राम जब बनवाएगा माइक्रोस्कोप का तो क्वेश्चन पूछेगा टेलीस्कोप का। कह रहे टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ 2 लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ दिस एंड दिस, तो ऑब्वियस है एक रहा होगा ऑब्जेक्टिव, एक रहा होगा आई पीस। ठीक है, फाइंड द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पर होती है बेटा, तो मैग्नीफाइंग पावर माइनस का FO अपॉन FE होता है। सीधे सीधे फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन। राइट, ये 3 नंबर या 4 नंबर का ये रहा होगा, 1 नंबर या 2 नंबर में ये पूछेगा, सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन लगा दो। फिर कह रहा है कॉन्वेक्स लेंस व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड डिसअपीयर्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज ऑफ लेंस एंड द मीडियम इज इक्वल। तो सही बात है यार, है ना, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लिक्विड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है तो लेंस डिसअपियर हो जाता है, यानी कि वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ऐसे कंडीशंस में यार असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी हो गया। फिर अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहे हैं, द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इज 24। In normal adjustment, distance between the two lenses is 150 सेंटीमीटर। Find focal length of the objective lens। देखो जब भी कभी क्वेश्चन में लेंथ आपको पहले से दे दे तो वहां पर हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं भैया, लेंथ का फॉर्मूला होता है ना FO प्लस FE। तो FO प्लस FE की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रहा है कितना, 150 सेंटीमीटर। साथ ही साथ मैग्निफिकेशन की वैल्यू भी दे रहा है, मैग्नीफाइंग पावर 25/24, यानी कि FO अपॉन FE की वैल्यू कितनी दे रहा है, 24 के बराबर। तो बेटा सीधी सीधी बात, FO की वैल्यू कितनी आई, 24 टाइम्स FE आ गई। यही वैल्यू उठाकर यहां रखो। कुछ बच्चों के मन में आ रहा होगा सर आपने यहां माइनस का ही नहीं लगाया। देखो जब बात लेंथ की हो रही है तो अब यहां पर माइनस माइनस का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब लेंथ ऑफ ट्यूब है ना, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, तो लेंथ लंबाई कभी निगेटिव नहीं होती बेटा, लंबाई इज ऑलवेज पॉजिटिव।
राइट। तो यहां पर कोई भी निगेटिव साइन की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने निगेटिव साइन को इग्नोर मारा है सीधे, क्योंकि उसकी वैल्यू को मैं यहां पे रखने वाला था। तो देखो हमें एफ ई मिल गया है और एफ ई की वैल्यू वहां रख दिया तो एफ ओ फिर से मिल गया। फिर ये क्वेश्चन है हमारा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप पढ़िए इसको, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप करो, 5-5 नंबर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ये भी अच्छा दिखा मुझे, 2 नंबर का क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन मैंने अभी छोड़े वो भी आपको करने हैं, थ्योरेटिकल हैं, इजी हैं, इसलिए मैंने छोड़ा है, राइट। तो आप करेंगे। एन एयर बबल इज ट्रैप्ड एट अ पॉइंट बी इन अ ग्लास स्फीयर ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर। तो बेटा एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ रखा हुआ है, टोटल रेडियस 40 है, तो अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ठीक है। कह रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है शोन इन द फिगर, फाइंड द नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज। इमेज के बारे में बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी भी हो कि कोई बबल है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे में सीधे सीधे आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r। ध्यान रहे यहां पर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो लाइट रे ऐसे निकल रही होगी, ठीक है, यानी कि लाइट रे इस वाले मीडियम से एयर में जाने की कोशिश कर रही है, यानी लाइट रे 1.5 से 1 की तरफ जाने की कोशिश कर रही होगी, ठीक है। तो देखो n2 की वैल्यू 1 हो गई फाइनल, ठीक है, अपॉन v माइनस n1 की वैल्यू 1.5 है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये होगा ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमेशा निगेटिव माना जाता है। भैया ऑब्जेक्ट इधर है कोई बात नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये तो निगेटिव ही हो जाएगा, सो दैट इज -20। n2 माइनस n1 यानी 1 माइनस 1.5 अपॉन रेडियस। तो रेडियस कैसा होगा, अगर ऑब्जेक्ट की ही तरफ रेडियस है तो दैट विल बी अगेन निगेटिव, तो वो भी निगेटिव हो गया। बेटा साइन कन्वेंशन क्या कहता है ये बात ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा यहां पर है, सरफेस ऐसा है, राइट, तो ऑब्जेक्ट से लेंस वाला ये डायरेक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट से सरफेस का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव माना जाता है बेटा। तो अगर ऑब्जेक्ट इधर होता तो मैं इसको पॉजिटिव मानता, इसको निगेटिव मानता, ये नॉर्मल बात है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इस बार ये वाला पॉजिटिव हो गया, ये वाला निगेटिव हो गया, साइन कन्वेंशन, राइट। साइन सही से रखना, आंसर एग्जैक्टली करेक्ट आएगा, इसमें कुछ भी बेटा टफ नहीं है, ठीक है। फिर देखो केस बेस्ड क्वेश्चन है, पावर की बात कर रहे हैं यार, पावर बराबर P1 प्लस P2 होता है, सेम वैरायटी का क्वेश्चन करवा चुका हूं। यहां पर देखो सेम वैरायटी का क्वेश्चन आपको करा चुका हूं, ठीक है। लेंस मेकर्स फार्मूला आपको सीधे सीधे लगाना है। अगला देखो फोकल लेंथ ऑफ अ इक्वी कॉन्वेक्स लेंसेज, अगर कोई भी इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है उसको आप वाटर में डालोगे तो उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, बट नेचर चेंज नहीं होगा, राइट। तो ये देखो क्वेश्चन आया था। फिर आपसे एक क्वेश्चन यहां पे कहा गया, बढ़िया क्वेश्चन है ये, 1 नंबर में लेकिन पूछा गया क्वेश्चन, क्या आपसे कह रहे हैं, कह रहे थिन कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। लाइट रेज ऐसे पैरेलल आ रही थी, पैरेलल लाइट रे बेटा कहां जाती है, पैरेलल लाइट रे आपकी जाती है फोकस पर, इसके फोकस पर, इसका फोकस कहां है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से 10 सेंटीमीटर पे यहां कहीं पर इमेज बना। अगर ये 10 है, टोटल 40 है, तो ये कितना बचा बेटा 30 सेंटीमीटर। अब सोचो इसका फोकल लेंथ कितना है 15 सेंटीमीटर, और ये जो इमेज बनी है वो इसके लिए एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगी, है ना। तो इसका ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर पे रखा है, 30 सेंटीमीटर मतलब 2f पे रखा है। अगर ऑब्जेक्ट 2f पर होता है तो याद करो इमेज भी 2f पे बनती है, तो फाइनल इमेज भी यहीं पे बन जाएगी। अब इसके बारे में आप देखो क्या कह रहा है कि भैया फाइनल इमेज, द फाइनल इमेज विल बी फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, फाइनल इमेज कहां बनी है सर, तो 30 सेंटीमीटर पे वैसे तो बनी थी, 30 जैसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसका मतलब जरा ध्यान से पढ़ो, तो 10 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस, ये लेंस है, इस लेंस से 10 सेंटीमीटर राइट में यहीं पर इमेज का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, उसको लगेगा सर फाइनल आंसर तो 30 होना चाहिए, लेकिन 30 उस मिरर से है ना बेटा, तो इस लेंस से कितना होगा 10 होगा। फिर एक क्वेश्चन है, इसको आप होमवर्क में करेंगे, सेम वैरायटी का क्वेश्चन है, देख लो। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला सीधे सीधे बेटा यूज करना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है। यहां भी वही बात आई, मैग्नीफाइंग पावर सीधे सीधे 1 नंबर का क्वेश्चन है, मैग्नीफाइंग पावर का ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, सॉल्व करके मैंने इसीलिए आपको दिया है, इसको आप होमवर्क में करेंगे। इसको ये सीधे सीधे डेरिवेशन है, 4 नंबर में पूछा गया है, राइट। अगला क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या है, स्नेल्स लॉ पर बेस्ड और क्रिटिकल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास है, 1 नंबर में लेकिन पूछा गया यार। कह रहे critical angle of glass is θ1 and that for the water is θ2, ठीक। the critical angle for glass water surface would be, ग्लास वाटर सरफेस, तो एक तरफ मैंने वाटर रखा, एक तरफ ग्लास रखा, ये डेंसर मीडियम है, रेयर मीडियम है। अगर बेटा कभी भी क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे ना तो लाइट रे हमेशा डेंसर से रेयर जाएगी, तो आप समझो साइन आईसी का फॉर्मूला यहां क्या होना चाहिए, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम।
राइट। अब बात है सर इन दोनों की वैल्यू क्या है, तो 1.5 और 1.33 वैल्यू है, तो सबको रखा सॉल्व किया तो पता चला 0.88 निकल कर आया। तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू साइन इनवर्स 0.88 आई है एग्जैक्ट। ठीक, बट हमसे ऐसा नहीं पूछा, हमसे कह रहा है उसको θ1 और θ2 के रेफरेंस में बताओ कि θ1 से बड़ा है या θ2 से छोटा है या उनके बीच में क्या है वैल्यू। तो हमने चेक किया भैया θ1 कितना है जरा, साइन θ1 का मतलब हो गया 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, है ना भाई, ये ग्लास का था, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 रखा तो वैल्यू 2/3 आई यानी कि 0.67 आया। इसमें 0.67 आया है, वाटर के केस में यही चीज 0.75 आई है। ठीक है, और ये जो वैल्यू आई है क्रिटिकल एंगल की 0.88 है जो कि सबसे बड़ा है। इसका मतलब जो हमारा क्रिटिकल एंगल आया है वो θ2 से भी बड़ा है, यानी इससे भी बड़ा ये निकल कर आया है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन एक नंबर में बताओ सीबीएसई पूछ रहा है आपसे, राइट। तो इनको भी आप सॉल्व करिएगा, सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड कुछ एक क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करने को बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन सब बड़े आसान आसान से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन को पढ़िएगा, एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको इस वाले में होमवर्क में दे रहा हूं, आप ट्राई करें। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कह रहे हैं रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन अ प्रिज्म ABC ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 एज शोन इन द फिगर, आफ्टर इट स्ट्राइक्स द फेस AC इट विल। देखो बेटा, लाइट रे ऐसे आ रहा है, कह रहा है जैसे ही वो इस AC वाले फेस पर इंसिडेंट होगा, बताओ इसका क्या होगा। सबसे पहले आप इसका क्रिटिकल एंगल निकालो क्या है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है तो क्रिटिकल एंगल आता है ना इस फॉर्मूले से, साइन IC बराबर 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो पता चला यार वो तो 45 डिग्री है। अब ये जो लाइट रे 90 पे आ रही वो सीधे सीधे जाएगी, जैसे ही लाइट रे यहां पहुंचेगी, देखो बेटा ये एंगल 60 है, ये 90 है तो ये 30 होगा, ये 30 है तो ये 60 होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 45 से बड़ा है, यानी कि TIR होगा। तो लाइट रे जैसे ही यहां आएगी वो यहीं से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या होने वाला है, इट विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट, ये आपको करना है होमवर्क में, ये भी करना है, ये भी करना है, राइट। तो दिस वॉज द डिस्कशन ऑफ दिस योर चैप्टर जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स, है ना। आपको रे ऑप्टिक्स में लगभग मैंने 7 से 8 क्वेश्चंस होमवर्क में दिया है, राइट, और सारे क्वेश्चंस का सलूशन आपको दिया है। आप सभी लोग ईमानदारी से इन क्वेश्चंस को बेटा अटेम्प्ट करिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये चैप्टर बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है ना। आपको एक बार चैप्टर समझ में आ गया तो क्वेश्चंस में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप सभी लोग इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैं ये PDF आपको दे रहा हूं, ठीक है। और इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि यही वो क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन आपको इस साल बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको मिलने वाले हैं, राइट। मिलेंगे अगले चैप्टर के डिस्कशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस। सभी लोग कमेंट करके बताइएगा ये सेशन आप सभी को कैसा लगा।